तो फाइनली आप सभी को जय हिंद मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस जैसे एग्जाम के लिए, और वो भारत के तमाम एग्जाम जिसमें जीके जीएस का सवाल बन सकता है उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी सवाल कराए जाते हैं जीके जीएस का वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं, यानी PYQs रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ चुका होता है। ठीक है, तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोर्स से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि मायूस मत होना जिंदगी से। क्या कि मायूस मत होना जिंदगी से, कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग तो हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है। क्या कि मायूस मत होना जिंदगी से, कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है सर। ठीक है, तो चलिए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ऑल एग्जाम, भारत के तमाम परीक्षाओं जिसमें जीके जीएस का सवाल बन सकता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो क्या है, खास एवं महत्वपूर्ण होने वाला। तो चलिए आपकी सबसे पहला सवाल से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहला सवाल आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो सबसे पहले ये समझिए कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कब किया गया? तो 322 ईसा पूर्व किया गया था मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जो कि सत्यधनवन का बेटा थे। कौन? बृहद्रथ। तो सत्यधनवन के बेटा थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ के सेनापति का नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र नाम था, पुष्यमित्र। तो बृहद्रथ को मार देता है उसी का सेनापति पुष्यमित्र, और पुष्यमित्र मारकर शुंग वंश की स्थापना कर देता है। किस वंश का? शुंग वंश का स्थापना होता है और एक नए वंश का उदय होता है। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? बृहद्रथ हो गए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। कब किए? तो 322 ईसा पूर्व किए। मौर्य वंश के जो ये सत्यधवन के जो बेटा थे बृहद्रथ, इसी के सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को ही मारकर शुंग वंश की क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। ठीक है, तो आपको देखिए एक सवाल पढ़ने से और इसका आंसर रटने बृहद्रथ से न होने वाला है सिलेक्शन, जब तक आप उसका फुल डिस्कशन नहीं जानिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा सवाल कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल जो भी है वो चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है। चीन प्लस मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है वो जो मरुस्थल है, और वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका नाम आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है सर, और ये एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। भारत का अगर बड़ा देखा जाए तो थार मरुस्थल है। भारत का बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है तो वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वो जो भी है वो चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है, वो एक ठंडा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है सर। तो आपको मरुस्थल से आपको इतना सवाल तो याद कर ही जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कौन?
तो वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ किस राज्य में है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। परसेंटेज के मामला में मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है। सबसे कम बिहार में है, कितना है? तो 7.1% है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जंगल या वन किसके पास है? तो रूस के पास है। और पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान 10वां पोजीशन पे आता है वन के मामले में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूछ देगा कि औषधि अनुसंधान कहाँ है? औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो ये है लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ में है। तो औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ है। आलू कहाँ है? आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये है शिमला। ये कहाँ है? शिमला है। उसके बाद यहाँ से पूछ देगा चावल का कहाँ है? चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र, तो चावल का हो जाएगा कटक। कौन हो जाएगा? कटक। और अंतरराष्ट्रीय चावल का हो जाएगा मनीला, फिलीपींस वाला। ठीक है, तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में, ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। सब बिहार में कितना परसेंट पे वन है? तो 7.1% पे है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वन किसके पास है? तो रूस के पास है। भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य के पास है? तो मध्य प्रदेश के पास है। भारत में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के मामले में किस राज्य के पास है? तो मिजोरम के पास है। तो आपको इतना तो ध्यान देना पड़ेगा। अब पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान कितना नंबर पे आता है वन के मामले में? 10वां नंबर पर आता है। तो आपको इन चीज बातों पर गौर करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा पहले ही कि कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और ये टार्टरिक अम्ल कच्चा आम में तो पाया ही जाता है, साथ में ये इमली में, किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। अंगूर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, तो कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में भी पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑक्जेलिक। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, जिसके पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा। और हमारा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो कि हल्का क्षारीय है। सर क्या है? हल्का क्षारीय। ठीक है, तो आपको इतना चीज। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल पाया जाता है। यानी सिरका में कौन सा अम्ल? तो एसेटिक अम्ल। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल। डंक में, मधुमक्खी के डंक, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। 7 से जिसका पीएच मान कम है अम्ल है, 7 है उदासीन है, 7 से पीएच मान जिसका ज्यादा है क्षारीय है। और पीएच मान का खोज किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। कौन किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक किया था। चलिए 5वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल का था कि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एकदम हुआ था। कैसे न हुआ था? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और जाकर 3 मई 1939 को जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। किस ब्लॉक की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ देते हैं और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। किस ब्लॉक की? फॉरवर्ड ब्लॉक की।
तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कांग्रेस को जब सुभाष चंद्र बोस छोड़े थे तो किस ब्लॉक कोई किस संस्था की स्थापना किए? तो फॉरवर्ड ब्लॉक कब किए? तो 3 मई 1939 को किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग छठा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर सवाल से आपको रूबरू दिखा देते हैं। पहले ही क्या बोलता है छठा नंबर कि मैकेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैकेलाइट तांबा धातु का अयस्क है। किस धातु का अयस्क है? तांबा धातु का अयस्क है। कौन? मैकेलाइट। उसके बाद चाल्कोपेराइट, चाल्कोपीराइट, चाल्कोपीराइट भी किसका है? तांबा का है। उसके बाद क्यूप्रीराइट, क्यूप्राइट भी किसका है? तांबा का है। ताम्र पाइराइट्स ये भी किसका है? तांबा। ये तांबा का ही है। तब मैकेलाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का। चाल्कोपेराइट तांबा का, क्यूपेराइट तांबा का, ताम्रपाइराइट तांबा का। तांबा का ये सब क्या है? प्रमुख अयस्क है जो आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ना रखिएगा सिलेक्शन के चांस से कम बन जाएगा सर। ठीक है, चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल का था कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए सोपानी कृषि को हम लोग सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं। कौन नुमा कृषि? तो सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। और ये सोपानी कृषि खास कर उस पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। किस क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में किया जाता है। और सोपानी कृषि करने से मृदा अपरदन यानी मृदा अपरदन पर रोक लग जाता है। मृदा अपरदन पर रोक लग जाता है। तो सोपानी कृषि को सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं इस तरह का। और ये सोपानी कृषि को सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं। सोपानी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर की जाती है, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में। और सोपानी कृषि करने से मृदा अपरदन पर रोक होता है। ठीक है, तो आपको इतना चीज सोपानी कृषि से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो वो है लोहा। लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। लोहा का जो प्रमुख अयस्क आपको देखने को मिलेगा वो है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो लोहा के 4 अयस्क होता है। लोहा के कई अयस्क? 4 अयस्क, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि लोहा का 4 अयस्क, हेमाटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। अब भारत में लोहा के अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है, जिसका पुराना नाम कलिंग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कलिंग हुआ करता था। तो आपको इतना चीज यहाँ से याद करना पड़ेगा कि उद्योगों का जननी लोहा को ही कहा जाता है। चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? आपको इससे पहले ये जानना पड़ेगा कि भारत में योजना आयोग होता था। कौन सा आयोग? योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को एनडी यानी नई दिल्ली में किया गया था। तो योजना आयोग की स्थापना कब किया गया? 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में किया गया। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी हों। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। फिर योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग लाया गया। कौन आयोग? नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना 15 मार्च 1 जनवरी 1 सेकंड हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। 1 सेकंड, यहाँ पे 1 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो कब होता है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया जाता है। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में हुआ। और इसका अध्यक्ष
पीएम होते हैं और नीति आयोग के भी अध्यक्ष पीएम होते हैं। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर हम लोग सवाल को देख लेते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल का था कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध टिहरी बांध है और टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और जो टिहरी बांध है ये भागीरथी, कौन नदी? भागीरथी नदी और प्लस विलांगना नदी के तट पर, यानी हम कह सकते हैं संगम पर बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर भागीरथी और विलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। कौन? टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। कौन बांध? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको सीरीज कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एक स्माइल के साथ भेज दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।